हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो बेटा लास्ट लेक्चर में हम इनकॉर्पोरेशन तक सब टॉपिक खत्म कर चुके हैं। दूंगा रीडिंग का टाइम, पहले ही नोट्स खोल लिया आपने तो पहले समझ तो लो। चलो जी, तो बेटा इनकॉर्पोरेशन तक सब खत्म कर दिया हमने और याद भी कर दिया। सबसे अच्छी बात तो ये है बेटा। और आज हम आगे बढ़ेंगे। अब 2 लेक्चर बचे हैं बेटा हमारे इस चैप्टर पे। ठीक है, आज का लेक्चर और मंडे ये चैप्टर बिल्कुल फिनिश हो जाएगा और फिर हम केस स्टडी करेंगे। कुछ बच्चों के लिए केस स्टडी पहली बार होगी बेटा, और फिर हम आगे बढ़ेंगे बेटा किसी और चैप्टर की तरफ। बाबू, टॉपिक का नाम है इफेक्ट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। मैं एक बार इनकॉर्पोरेशन रिवाइज करा देता हूं, सब मेरी तरफ देख रहे हैं बेटा। एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन हम बेटा आरओसी को 8 डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं। याद है आपको? एमओए देते हैं, एओए देते हैं बेटा, कंसेंट ऑफ प्रपोज डायरेक्टर, एग्रीमेंट, स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन, पेमेंट ऑफ फी, एक कॉपी देते हैं बेटा जो नेम अप्रूवल की हमारे पास पड़ी होती है, उसकी फोटो स्टैट लगा कर देते हैं बेटा। और एक बेटा हम क्या करते हैं, एग्जैक्ट एड्रेस का प्रूफ देते हैं बेटा। अगर आरओसी को सब चीज ठीक लगती है बेटा तो वो क्या करता है, कंपनी को रजिस्टर्ड कर देता है बेटा। रजिस्ट्रेशन को ही टेक्निकली इनकॉर्पोरेशन बोला जाता है। मैंने बताया भी था कि सिंपल मतलब होता है रजिस्ट्रेशन कराना कंपनी का। मैं बोलता हूं आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, इसका क्या इफेक्ट है, क्या समझते हो? कोई छोटी मोटी चीज है क्या? नहीं बेटा, बहुत बड़ी चीज है कंपनी का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होना। इसके मायने बिल्कुल अलग है, भी समझना। जैसे बेटा आपका एक बर्थ सर्टिफिकेट होता है, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज द डेट ऑफ बर्थ फॉर अ कंपनी। आरओसी ने, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी ने जिस दिन साइन करे ना बेटा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे, वही कंपनी की डेट ऑफ बर्थ है। यानी कि कंपनी इसी दिन पैदा हुई है बेटा, इसी दिन बनी है। और बेटा जिस दिन कंपनी बनती है उस दिन से कंपनी के बहुत सारे फीचर याद कराता हूं। उसी दिन से कंपनी विल एक्वायर अ सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स मेंबर। उसी दिन से बेटा कंपनी अलग बात और इसके मेंबर अलग बात, क्योंकि कंपनी उसी दिन बनी है। मान लो बेटा आरओसी ने साइन करे 25 अगस्त को, तो 25 अगस्त के दिन से बेटा कंपनी एक बिल्कुल अलग चीज और उसके मेंबर बिल्कुल अलग चीज। आज के ही दिन से बेटा परपेचुअल एग्जिस्टेंस स्टार्ट हो जाएगा बेटा। परपेचुअल एग्जिस्टेंस याद है बेटा? कंपनी चलती रहेगी और चलती रहेगी और पता नहीं कब तक चलती रहेगी। याद है आपको? मेंबर्स में कम, members may go out but company continue to operate. Company is the creation of law and can only be ended up by law. कंपनी को लॉ से ही तो बनाया मैंने। याद नहीं आपको? प्रमोशन पूरा करा, इतनी बड़ी स्टेज, इनकॉर्पोरेशन पूरा करा। मैंने तो कानून के प्रोसीजर फॉलो करके कंपनी को बनाया। कंपनी मरेगी कैसे? कानून का प्रोसीजर फॉलो करके। इंसान के मरने से कंपनी कभी नहीं मरती। याद है ना बेटा बात? आज के दिन से ही 25 अगस्त के दिन से ही बेटा मेंबर की लायबिलिटी लिमिटेड हो जाएगी। अब मेंबर की अनलिमिटेड लायबिलिटी नहीं रहेगी। याद है ना बेटा ये सारे कंपनी के फीचर? मैंने परपेचुअल एग्जिस्टेंस की बात करी, मैंने सेपरेट लीगल एंटिटी की बात करी, मैंने लिमिटेड लायबिलिटी की बात करी। आज कंपनी बनी है, आज से ही ये सारे फीचर लगने शुरू होंगे बेटा। ठीक है जी, और आगे की बात करते हैं। सुनना बेटा, अगर आपके हाथ में सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, इट इज अ कंक्लूसिव एविडेंस कि आपने लॉफुली कंपनी बनाई है। बाद में कोई मिस्टेक निकल जाए, गलती निकल जाए, कुछ नहीं हो सकता बेटा। अगर आपके हाथ में एक बार सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आ गया ना, इट इज अ कंक्लूसिव एविडेंस कि आपने लॉ को पूरा करके कंपनी बनाई है बेटा। बाद में कंपनी कोई बंद नहीं करा सकता, कोई भी बंद नहीं करा सकता। समझाने के लिए बात बोलता हूं बेटा। मैं बोलता हूं आपके हाथ में, वैसे आपके हाथ में आना तो कभी भी नहीं चाहिए था, आपके हाथ में 11th क्लास का पासिंग सर्टिफिकेट आ गया। ये कंक्लूसिव एविडेंस है कि आपने पेपर दिए थे लॉफुली, सारा अटेम्प्ट किया था और पास हो गए। बाद में चाहे टीचर के सामने छाती चौड़ी करके कह देना मैंने चीटिंग करी थी, जो होता कर ले। कुछ कर सकता है? कुछ भी नहीं कर सकता। 11th पासिंग सर्टिफिकेट आपके हाथ में है बेटा। कंक्लूसिव एविडेंस है कि लॉफुली हमने तो पेपर दिए थे, सारा अटेम्प्ट भी किया था और पास भी हो गए ठीक ठाक नंबर से। ठीक है ना? तो बेटा अगर कंपनी के पास सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, इसका मतलब मैंने लॉफुली जितनी रिक्वायरमेंट थी सारी पूरी करी, आरओसी ने सारी चेक करी और मुझे तब दिया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अगर बाद में कोई मिस्टेक निकल जाए तो
सर कंपनी बंद नहीं होगी, मिस्टेक का हल निकालने की कोशिश होगी, बंद नहीं होगी। और बेटा दो एग्जाम्पल देकर बताऊंगा कैसा इंपैक्ट, कैसा इफेक्ट है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का। सब मेरी तरफ देख रहे हैं बेटा, एग्जाम्पल दूंगा मैं बोर्ड पर। बेटा पहला एग्जाम्पल आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कितने खतरनाक इफेक्ट हो सकते हैं। मान लो बेटा आज आरओसी किसी कंपनी का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन साइन कर रहा है, ठीक है, जो डेट लिखी जाएगी वही कंपनी की डेट ऑफ बर्थ होगी। जैसे हमारे बेटा बर्थ सर्टिफिकेट होता है, ये कंपनी का बर्थ सर्टिफिकेट है, जो डेट लिखी जाएगी वो कंपनी की डीओबी होगी ना, होगी जी। बाबू आज डेट है मान लो 27 अगस्त, और जब आरओसी साइन कर रहा था उसके दिमाग में डेट नहीं थी, उसने गलती से डाल दी 25 अगस्त कुछ भी मान लो 2020 और साइन कर दिए। सर कंपनी कब बनी, 25 या 27? सर देखो यही तो मजा है बेटा इस काम का। बेटा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज अ कंक्लूसिव एविडेंस कि कंपनी बन गई, और आपने चाहे गलती से डेट लिख दी 25 अगस्त, 25 अगस्त ही कंपनी की डीओबी मानी जाएगी। सर देखो बात सुनो, अगर मान लो कंपनी बनती 27 अगस्त को और आप गलती से प्रमोटर कंपनी के नाम से कोई 25 अगस्त को एग्रीमेंट कर लेता, 27 अगस्त को आरओसी ने साइन करके दिए, लिख भी डेट 27 दी, अगर आप 25 को कोई एग्रीमेंट कर लेते कंपनी के नाम से किसी थर्ड पर्सन के पास, इट इज कंसीडर्ड एज इलीगल, क्योंकि 25 अगस्त तक कंपनी तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी भाई, ठीक है ना। लेकिन इस केस में सोचो, डेट थी 27 अगस्त, आरओसी ने साइन करते टाइम 25 अगस्त लिख दिया, अगर बाद में 27 अगस्त के दिन आपने किसी के साथ एग्रीमेंट कर दिया और एग्रीमेंट पे डेट लिख दी 25 अगस्त, इट इज कंसीडर्ड एज वैलिड, क्योंकि बेटा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे डेट क्या है, 25 अगस्त, तो कंपनी कब से बनी, 25 अगस्त से, तो अगर 25 अगस्त को कोई एग्रीमेंट कर भी लिया कंपनी के नाम से, इट इज कंसीडर्ड एज लीगल। इफेक्ट दिखाई दे रहा है बेटा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का। दूसरा इफेक्ट सुनना, एक याद कराऊंगा बात, याद है मैंने गारंटी के ऊपर एक बात बोली थी, विटनेस के ऊपर, मैंने कहा यार किसी की गवाही लेना इज अ सीरियस क्राइम, याद है ना बेटा। आज करता हूं उसकी बात और डिटेल। मैं बोलता हूं बेटा 7 मेंबर चाहिए हमारे को, 3 डायरेक्टर चाहिए एक पब्लिक कंपनी बनाने के लिए। कंपनी बन रही है किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऑफिस में बैठकर, आरओसी बैठा है कानपुर जिसके पास आप ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं, ठीक है बाबू। 7 लोग साइन करेंगे, 2 लोग उसको विटनेस करेंगे कि जी मेरे सामने साइन हुए, ठीक है जी बेटा। 7 लोगों के साइन हो गए, 2 लोगों ने विटनेस कर दिया, आरओसी के पास डॉक्यूमेंट चले गए, आरओसी ने सब चीजें बिल्कुल ठीक पाई, उसने अप्रूव कर दिया, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर दिया। 1 महीने के बाद बेटा एक मेंबर की कंप्लेन पे पता लगता है जी सही मायने में ये है ही 6 मेंबर, और इन 6 मेंबर में से एक मेंबर ने 7वें मेंबर के सिग्नेचर फॉर्ज कर रखे हैं, फर्जी कर रखे हैं। क्या होगा, कंपनी बंद? कंपनी नहीं बंद हो सकती है, मैंने पहले ही बोला था सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के इंपैक्ट डेंजरस है बेटा। इट इज अ कंक्लूसिव एविडेंस कि आपने लॉफुली कंपनी बनाई है, कंपनी नहीं बंद होगी बेटा, कंपनी तो अब चलेगी बेटा। अब होगा क्या, जिसने फर्जी साइन करे हैं वो नपेगा, जिस 2 विटनेस के सामने करे हैं, जिन्होंने साइन करे कि मैं गवाही ले रहा हूं मेरे सामने साइन हुआ है, वो दोनों भी नप जाएंगे, तीनों को जेल हो जाएगी बेटा। कंपनी नहीं बंद होगी, लेकिन कंपनी अब चलेगी बेटा। समझ में आई बात? रिपीट कर रहा हूं, टॉपिक खत्म हो गया, इतना सही टॉपिक था, सब सामने देख रहे हैं बेटा। इफेक्ट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन टॉपिक का नाम है, ठीक है जी बाबू। एक बार अगर आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू हो जाता है, इसका मतलब क्या समझते हो आप बेटा? इनकॉर्पोरेशन मींस रजिस्ट्रेशन, और बेटा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलने का मतलब होता है कि कंपनी आज पैदा हुई है, आज एग्जिस्ट कर रही है, आज से एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है ना। जो भी डेट सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे लिखी होती है वो कंपनी की डेट ऑफ बर्थ होती है बेटा। आज के दिन से ही कंपनी विल एक्वायर अ सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स मेंबर। आज के दिन से कंपनी अलग बात, प्रमोटर मेंबर सब अलग बात, आप अलग चीज हो, कंपनी बिल्कुल अलग चीज है। आज के दिन से कंपनी की एग्जिस्टेंस परपेचुअल है बेटा, पता नहीं कब तक चलेगी, क्योंकि किसी इंसान के मरने से कंपनी कभी नहीं मरा करती बेटा।
धीरू भाई अंबानी जी चले गए, रिलायंस भी चली गई। कहीं गई रिलायंस? नहीं गई ना। जिसने चैप्टर 2 नहीं पढ़ा अभी उसको खैर इस बात के बारे में नहीं पता, लेकिन टेंशन मत लो, ठीक है ना बाबू। आज के दिन से इस लिमिटेड लायबिलिटी हो जाएगी मेंबर की। मेंबर की लायबिलिटी लिमिटेड है टू द एक्सटेंट ऑफ अनकॉल्ड और अनपेड शेयर कैपिटल, ठीक है जी बेटा। इफेक्ट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कंक्लूसिव एविडेंस है कि आपने सारी लॉ की रिक्वायरमेंट पूरी करी, आरओसी ने सब चीज चेक करी और तब बेटा आपको सर्टिफिकेट इशू करा। और बेटा अगर गलत डेट डाल दी ना तो वो गलत डेट से ही कंपनी बन गई। इतना खतरनाक इंपैक्ट है। अगर बेटा किसी ने फर्जी साइन करे थे ना और कंपनी का एक बार सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया तो कंपनी चलती रहेगी, बंद वो भी नहीं हो रही बेटा। चाहे बाद में उसका हल कुछ भी ढूंढना पड़े, कंपनी बंद नहीं होगी, ठीक है जी। अभी हम रीड करेंगे नोट से इस टॉपिक को, करो जी रीड आप। तो बेटा अब हम पढ़ने जा रहे हैं थर्ड स्टेज कंपनी के फॉर्मेशन की। और बेटा ये स्टेज खत्म होते ही ऑलमोस्ट चैप्टर फिनिश है। बस एक एमओए और एओए का डिफरेंस रीड कराना है, उसमें भी 90% बात आपको पता है, मैंने पहले ही डिस्कस कर चुका हूं आपके साथ। लो जी प्यारे बच्चों सामने देखना। तो बेटा जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने बात की थी कि कंपनी के फॉर्मेशन में 3 अलग अलग स्टेजेस को हम पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं प्रमोशन को, हमने किया। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं इनकॉर्पोरेशन को, हमने ये भी रीड कर लिया। आज हम स्टार्ट करेंगे कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज। और बता देता हूं अगर मुझे पेपर बनाना हो तो यहां से कुछ नहीं आने वाला बेटा, ये सबसे तगड़ी स्टेज है और बेटा पेपर यहीं से आएगा, ठीक है जी। मुझे बनाना हो यहां से आएगा तो बेटा कुछ तो इंपॉर्टेंट होगा। चलो खैर, और आपके टीचर्स के भी बेटा फेवरेट है ये टॉपिक, ठीक है। चलो बाबू, यानी कि पिछला जितना याद करा सब बांटने में। चलो जी बेटा बात करते हैं कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज की। पहले मतलब जान लेते हैं इसका। सब प्यारे बच्चे सामने देख रहे हैं मेरी तरफ। बेटा कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज मतलब पैसा लेना शुरू कर दो लोगों से। देखो एक पब्लिक कंपनी के एंगल से सोचो बेटा, सर आपने प्रमोशन किया, बहुत अच्छी बात, प्रमोटर ने किया सारा काम, सारा खर्चा उसने करा, कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी, कंपनी की डेट ऑफ बर्थ आ गई। अब बेटा कंपनी को धंधा करना है भाई, बिजनेस करना है, उसके लिए चाहिए पैसे। देगा कौन? अब भी प्रमोटर डालेगा? अब प्रमोटर नहीं डालेगा, कंपनी शेयर इशू करेगी, डिवेंचर इशू करेगी, प्रेफरेंस शेयर इशू करेगी। ये मेरी शेयर के ऊपर कभी ना कभी मैंने इंट्रो क्लास दी थी, जिसने नहीं पढ़ी उसके लिए एक बार और शेयर कर दूंगा, पढ़ लेना, लेकिन फिलहाल नाम पता होना चाहिए। हाँ जी, तो कंपनी क्या करेगी? फंड रेजिंग करेगी भाई, कंपनी को बिजनेस करना है, उसके लिए पैसा चाहिए, उसके लिए कैपिटल चाहिए। और कैपिटल कहां से आएगी बेटा? शेयर इशू करके आएगी बेटा कैपिटल। अब तो चाहिए पैसा, पहली बात, ठीक है जी। स्टेज का मतलब समझ में आया? कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज मतलब लोगों से पैसा लेना शुरू करो। दूसरी बात बेटा, हमारे पास 2 तरीके की कंपनी होती है, याद है आपको? एक प्राइवेट लिमिटेड और एक पब्लिक लिमिटेड। और अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो तो प्राइवेट लिमिटेड को लोगों से पैसा लेना अलाउड नहीं होता, वो अपनी जेब से डालते हैं पैसा। यानी कि बेटा एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इन 2 स्टेजेस को पूरा करते ही बन जाती है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तीसरी स्टेज परफॉर्म नहीं करती, और ये जिस दिन मैंने चैप्टर शुरू किया था उस दिन भी बोला हुआ है। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी 2 ही स्टेजेस परफॉर्म करती है, प्रमोशन और इनकॉर्पोरेशन। जैसे ही सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला, आपका बिजनेस शुरू, जेब से पैसे डालो और कर दो बेटा, जो खरीदना है बेचना है कर दो शुरू, ठीक है जी। लेकिन पब्लिक लिमिटेड कंपनी बेटा फंड रेजिंग करती है फ्रॉम द जनरल पब्लिक, तभी इसका नाम है पब्लिक लिमिटेड, क्योंकि ये जनरल पब्लिक से पैसा लेती है। और आपको जनरल पब्लिक से पैसा लेना है तो बेटा काम की बात सुन लो, जनरल पब्लिक से पैसा लेना है तो गवर्नमेंट ऐसे तो छोड़ नहीं देगी आपको कि हाँ जी ले लो, क्या हो गया, कराओ सिंगापुर की टिकट बुक, लो पैसा, निकल जाओ इंडिया छोड़ के। तो सर ऐसे तो लेने नहीं देंगे बेटा आपको पैसा, ठीक है ना। क्या कुछ रेस्ट्रिक्शंस आपके ऊपर आएंगी? बहुत सारी फॉर्मेलिटी हैं जी। चलो जी स्टार्ट करते हैं। अभी इंट्रो नहीं पढ़ेंगे कैपिटल सब्सक्रिप्शन का, टाइम जब आएगा इंट्रो का मैं खुद बताऊंगा। पहली हेडिंग पढ़कर बताओ बेटा क्या लिखी हुई है? सेबी अप्रूवल। सेबी कौन है बेटा? मेरे पड़ोसी का नाम है सेबी। हाँ जी बाबू, कहते हैं सेबी अप्रूवल। लो मेरे प्यारे बच्चों, हो सकता है आपके भी पड़ोसी का नाम हो सेबी। बेटा
कहता है सेबी की अप्रूवल ले लेना। यार ये कौन सी चीज होती है सेबी? लो मैं समझाता हूं बेटा कौन सी चीज होती है। बेटा सेबी ना इंडिया में शेयर मार्केट का रेगुलेटर है। बेस बनाता हूं आपका पहले। ड्यूरिंग 1980s देयर वाज अ ट्रेमेंडस ग्रोथ इन द शेयर मार्केट। अगर मैं याद कराऊं आपको एक हिस्ट्री की बात बताऊं तो बेटा 1980s में ना शेयर मार्केट सबसे ज्यादा पॉपुलर हुई थी। इंडिया की शेयर मार्केट सबसे ज्यादा पॉपुलर 1980s में हुई थी, ठीक है ना। उससे पहले कोई नहीं जानता था। उसके बाद आज की तारीख में जितने लोग पैदा होते जा रहे हैं सबको बहुत जल्दी पता लग जाता है कि इंडिया में शेयर मार्केट कोई चीज होती है। लेकिन उस टाइम पर सबसे ज्यादा पॉपुलर हुई थी। और मैं एक सिंपल सी बात बताता हूं, जब पॉपुलर होती है, जब किसी जगह पर पैसा बह रहा होता है ना, तो इंडिया का असूल है बेटा उस जगह फ्रॉड शुरू हो जाते हैं। फ्रॉड शुरू हो गए भाई साहब शेयर मार्केट में। हर कोई फ्रॉड कर रहा है। ब्रोकर तो ब्रोकर फ्रॉड करने में लगे, अंडर राइटर तो अंडर राइटर फ्रॉड कर रहे हैं, कंपनी तो कंपनी फ्रॉड कर रही है, इन्वेस्टर तो इन्वेस्टर फ्रॉड कर रहा है, हर कोई फ्रॉड में इन्वॉल्व। और बेटा उस टाइम पर कोई भी पीनल प्रोविजन डिसाइडेड नहीं था कि इसकी पेनल्टी क्या होनी चाहिए, इस क्राइम की पनिशमेंट क्या होनी चाहिए। गवर्नमेंट बहुत दुखी भाई साहब, इन्वेस्टर कंप्लेन पे कंप्लेन कर रहा है कि कंपनी भाग गई, ये इन्वेस्टर भाग गया, ये ब्रोकर भाग गया, ये अंडर राइटर पैसे लेकर भाग गया, ये बैंक भाग गया, बहुत परेशान। बेटा एट द एंड जब गवर्नमेंट बहुत परेशान हो गई तो 1992 में उसने एक सेपरेट रेगुलेटरी बॉडी बना दी जो कंट्रोल करेगी शेयर मार्केट को। उसका नाम रखा सेबी। यानी कि इंडिया में जितनी भी शेयर मार्केट है, वैसे बता देता हूं आपकी नॉलेज के लिए, 23 है, 23 शेयर मार्केट है। सबके ऊपर कौन बैठता है बेटा? सबका रेगुलेटर एक है, सेबी। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है बेटा? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी पता है किसको बोलते हैं? शेयर्स, प्रेफरेंस, डिवेंचर को मिलाकर सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है जी। इंडिया में इसका काम क्या है बेटा? ये शेयर मार्केट का रेगुलेटर है। इट इज, आप बोल सकते हो बेटा इजी टर्म में बोलूं तो, इट इज हैविंग अ इक्वल राइट विद आरबीआई। आरबीआई क्या करता है? सारे बैंक का रेगुलेटर है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नाम सुना है कभी? ऐसे शक्लें देख रहे हो अजीब अजीब। आरबीआई का नाम सुना है कभी? पापा ऑफ ऑल बैंक। हाँ, ये पापा है बेटा स्टॉक एक्सचेंज का, ठीक है ना, ठीक है ना। तो सारे बैंक को कंट्रोल कौन करता है? आरबीआई करता है। ऐसे सारी शेयर मार्केट को कंट्रोल कौन करता है बेटा? सेबी करता है, ठीक है ना। इंडिया में जितनी इंश्योरेंस कंपनी है उनको कंट्रोल करता है IRDAI, IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इंडिया में जितनी भी टेलीकॉम कंपनी है उनको रेगुलेट करता है ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ऐसे ही बेटा स्टॉक एक्सचेंज, इंडिया में जितनी शेयर मार्केट है सबको कंट्रोल करता है। ये बनाया क्यों गया बेटा? क्यों बनाया गया? टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक। कौन सा इंटरेस्ट? फाइनेंशियल इंटरेस्ट। पब्लिक का पैसा लेकर कोई कंपनी भागने ना पाए बेटा, ये बहुत खतरनाक चीज है। अब बेटा देखो, आप पैसा लेना शुरू कर रहे हो पब्लिक से, और गवर्नमेंट ने एक बॉडी बनाई हुई है सेबी कि पब्लिक का पैसा मरना नहीं चाहिए, सेबी ध्यान रखना। तो सेबी क्या कहता है? कंपनी अभी तक तो आरओसी की फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे थे, अब मेरी शुरू हो जाओ। लाओ दिखाओ सारे डॉक्यूमेंट जो जो आरओसी ने अप्रूव करे, मुझे दोबारा चेक कराओ अपनी फाइनेंशियल साउंडनेस। लाओ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सारी प्रॉपर्टी डिक्लेयर करो, सब कुछ बताओ शुरू से। सर सब कुछ जांचेगा सेबी, अब दोबारा से जैसे आरओसी ने जांचा था, ठीक है। काम की बात, आप कोई भी मटेरियल फैक्ट छुपाना नहीं बेटा सेबी से। अगर आपने कोई भी फैक्ट हाइड करने की कोशिश करी, लेटर ऑन सेबी को पता लग गया ना बेटा, सिर्फ यही एक अथॉरिटी है जो कंपनी बंद कर सकती है। चाहे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया था आपको, काटा लगा देगी, काटा, बिल्कुल काटा, खत्म हो जाएगी कंपनी, वहीं बिकवा देगी पूरी कंपनी। समझ में आ रही है पावर? कोई भी मटेरियल फैक्ट नहीं छुपाना। रमन ध्यान रखियो, गर्लफ्रेंड का नाम भी बताना। हाँ जी, कोई मटेरियल फैक्ट नहीं छुपा सकते। छुपाया, लेटर ऑन सेबी को पता लगा, कंपनी बंद। समझ में आए सेबी की सारी बात? क्लियर है? रीड करके बताओ समझ आया कि नहीं। बेटा सेबी की अप्रूवल ले ली, ठीक है जी। सेबी ने देखा सब कुछ ठीक है जी, कंपनी के ऑब्जेक्ट बिल्कुल ठीक है, कंपनी के डायरेक्टर की फाइनेंशियल साउंडनेस ठीक ठाक, पैसा है जी, चलो बिल्कुल ओके जी, बढ़ो आगे।
सेबी की अप्रूवल आ गई कि कंपनी अब आप प्रोसीड कर सकते हो, जनरल पब्लिक से पैसा ले सकते हो। ठीक है जी बेटा, एक और रिक्वायरमेंट है कंपनीज एक्ट 2013 की भी, वो कहता है सेबी की अप्रूवल के बाद आपको प्रोस्पेक्टस प्रिंट कराना पड़ेगा। यार ये प्रोस्पेक्टस क्या भला होती है, लो समझाता हूं बेटा, और पूरी जिंदगी कोई भूल जाए प्रोस्पेक्टस, आप नहीं भूलने चाहिए हो बेटा, और भूलोगे भी नहीं, मैं ऐसा एग्जांपल दूंगा और दिमाग में जाना चाहिए, सीधा सुन लेना बेटा काम की बात। प्रोस्पेक्टस क्या चीज होती है? सर आपने अपने स्कूल का प्रोस्पेक्टस देखा है? स्कूल का प्रोस्पेक्टस देखा है बेटा? रीएडमिशन का प्रोसेस है बेटा बहुत सारे स्कूल में, वो क्या करते हैं बेटा, 10th के बाद रीएडमिशन करते हैं, हो सकता है शायद भी आपने भी रीएडमिशन कराया हो, तो बेटा वो प्रोस्पेक्टस थमा देते हैं आपको, 1000-1200 रुपए स्कूल वाले मांगते हैं। ठीक है ना, फ्रंट पेज बड़ा लैमिनेटेड सा होता है जिसपे स्कूल की बिल्डिंग की फोटो होती है ना, कभी ये स्कूल का है बेटा, सामने बिल्डिंग है, और ये कभी मैच करो मैच भी नहीं कर रही होती, ऐसे ही होता है ना प्रोस्पेक्ट। यार सच सच बोलूंगा, देखो मैं कसम से, मैं कुछ झूठ नहीं बोलूंगा, मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूं। हाँ जी बेटा, बाबू लैमिनेटेड सा पेपर होगा, स्कूल की बिल्डिंग होगी, कभी मैच कर लेना, एनिमेशन इफेक्ट होंगे, बस मैच कभी नहीं करती। ठीक है ना जी, और आगे बढ़ोगे बेटा, अंदर 7-8 पेज हैं बेटा। सबसे पहले जो स्कूल के मैनेजर हैं, जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं, उनका नोट है टू द सोसाइटी, कि सोसाइटी के लिए क्या मैसेज है। वही सब झूठ झूठ बात, हम अच्छा बढ़ाते हैं और ये सब, ठीक है ना, अच्छा थोड़ी बढ़ाते हैं वो, है ना बेटा। आगे बढ़ो बेटा, तो स्ट्रीम हेड बताए होते हैं कि हमारे स्कूल में एचओडी कौन है, कॉमर्स साइड का, साइंस साइड का। कॉमर्स साइड का तो पता ही है सारे स्कूल का कौन है, ठीक है ना, मैं थोड़ी हूँ, कैसी बात कर रहे हो, ठीक है ना। एचओडी बताए होते हैं कॉमर्स साइड का कौन है बेटा, साइंस का कौन है, आर्ट साइड का कौन है। टीचर्स की क्वालिफिकेशन बताई होती है कि हमारे टीचर कितने पढ़े लिखे हैं बेटा, और उसके बाद बेटा पास्ट रिजल्ट्स, कि किस किस बच्चे ने कितना कितना टॉप किया है, उसने अपनी मेहनत पे करा है, तुम क्यों छाप रहे हो, चलो खैर छाप दिया तो बेटा ये सब झूठ झूठ मतलब। और अंदर एक काम का पेज जिसपे आप अपना बायोडाटा, पर्सनल डिटेल देते हो, जिसके दम पर एडमिशन होता है आपका, ठीक है ना, मतलब 1200 रुपए इसी पेज के थे बेटा। बाबू स्कूल प्रोस्पेक्टस इशू करके क्या कर रहा होता है, सुन लो पहले मेरी बात, मजाक में टालना मत टॉपिक। स्कूल जब प्रोस्पेक्टस इशू कर रहा होता है तो कह रहा है आओ और मेरे स्कूल में एडमिशन लो, यही तो कर रहा होता है बेटा। सर कंपनी का प्रोस्पेक्टस बिल्कुल सिमिलर है, मैं हल्के हल्के वर्ड चेंज कर दूंगा। तो बेटा कंपनी का प्रोस्पेक्टस दिखने में कैसा होता है, वही फ्रंट पेज लैमिनेटेड, वही बिल्डिंग, स्कूल की नहीं, हेड ऑफिस की उनके, मैच वो भी नहीं करती ठीक है जी, चलो बढ़ो आगे बेटा। अंदर कोई वही 5-7 पेज। पहला पेज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ का नोट टू द सोसाइटी। सब वही झूठी झूठी तारीफ, कंपनी कितनी अच्छी है, इतनी अच्छी है। बढ़ो आगे बेटा, वहां पर वो बताते थे ना कि हमारे टीचर कितने पढ़े लिखे हैं, कितने क्वालिफाइड है, ये भी बताते हैं हमारे बेटा डायरेक्टर्स कितने क्वालिफाइड है, कितना पढ़े लिखे हैं, कितना एक्सपीरियंस है इनके पास, कैसे कैसे कंपनी को, डूबती हुई कंपनी को उठा देते हैं, उठी हुई को डुबा देते हैं। हाँ आगे बढ़ो बेटा, वही आगे की एक और बात बेटा, वहां पास रिजल्ट बताता है स्कूल कि हमारे कितने बच्चे हमने टॉपर निकाले हैं, ये भी पास रिजल्ट बताते हैं कि कंपनी ने कितना कितना कमाया पिछले 10 सालों में, और कैसे कैसे डिविडेंड बांटा है बेटा, लोगों को कैसे कमा कर दिया, ठीक है जी। और अंदर वही एक काम का पेज, ठीक है ना, जिसपे पर्सनल डिटेल लिखोगे और हो जाएगा काम आपका। बेटा प्रोस्पेक्टस है क्या चीज, इधर देखना मेरी तरफ, अब क्लियर हुआ आपको? वैसे कंपैरिजन, प्रोस्पेक्टस is a direct appeal to the public to subscribe to the shares and the debentures of the company. कंपनी जब प्रोस्पेक्टस इशू कर रही होती है तो आपसे अपील कर रही होती है। स्कूल जब प्रोस्पेक्टस इशू कर रहा होता है, अपील ही तो कर रहा था, और मेरे स्कूल में एडमिशन लो, तो कंपनी भी अपील कर रही है, मेरे शेयर्स, मेरे डिबेंचर्स खरीद लो। क्लियर बात? प्रोस्पेक्टस इज अ डायरेक्ट अपील टू द पब्लिक to subscribe to the shares and the debentures of the company. क्लियर बात? अब हम करने क्या वाले हैं बेटा, अब हम दो चीजें रीड करने वाले हैं, एक तो प्रोस्पेक्टस वाली हेडिंग और एक बेटा इंट्रो कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज का। रीड करके बताओ। चलो जी बेटा, थर्ड हेडिंग हम पढ़नी शुरू कर रहे हैं। अभी हमने सेबी की अप्रूवल ले ली, हमने प्रोस्पेक्टस प्रिंट करा दिया, पब्लिक से अपील कर दी कि आ जाओ शेयर खरीद लो, डिबेंचर्स खरीद लो। इसके बाद बेटा थर्ड स्टेप आता है अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर, ब्रोकर एंड अंडर राइटर। याद है बेटा, इसकी एक बार चर्चा हो चुकी है। बैंकर की बात मैंने नहीं करी, लेकिन ब्रोकर अंडर राइटर की एक बात मैंने बात करी थी प्रमोशन स्टेज पे, 5th स्टेप में, अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल में। ठीक है जी, आज दोबारा से चर्चा करेंगे बेटा, कुछ बातों को और जान लेंगे।
बेटा कहता है अपॉइंट कर लो बैंकर, अपॉइंट कर लो ब्रोकर, अपॉइंट कर लो अंडर राइटर। एक बार दोबारा से रिफ्रेश करते हैं बेटा कि क्या चीज थी ब्रोकर और अंडर राइटर। लो प्यारे बच्चों, सब सामने देख रहे हो बेटा, जनरल केस में कंपनी अपने शेयर डायरेक्टली नहीं बेचती पब्लिक को। आप खुद सोचो, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है मुंबई, मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी मुंबई में बनी हुई कंपनी है मान लो, मैंने मुंबई में प्रोस्पेक्टस प्रिंट करा दिया। सर सहारनपुर में बैठे हुए लोगों को कैसे पता लगेगा मेरी कंपनी का प्रोस्पेक्टस आ गया? जम्मू कश्मीर में बैठे हुए लोगों को कैसे पता लगेगा प्रोस्पेक्टस आ गया? तो मैं इसके लिए ब्रोकर और अंडर राइटर अपॉइंट करता हूं। मैं कहता हूं तुम बेच दो भाई शेयर, जगह जगह चले जाओ, कोने कोने में जहां मर्जी बेचो, मेरी सिरदर्दी खत्म करो, अपने पैसे लो। ठीक है जी। तो यानी कि मैं एक मिडल मैन अपॉइंट करता हूं, मैं एक इंटरमीडिएरी अपॉइंट करता हूं जो मेरे शेयर बेचता है, कंपनी के शेयर बेचता है। उनको या आप बोलते हो ब्रोकर या बोलते हो अंडर राइटर, लेकिन दोनों में एक माइन्यूट सा डिफरेंस होता है। इस डिफरेंस को समझाना है मुझे बड़ी क्लैरिटी के साथ। सब सामने देख रहे हैं मेरी तरफ, ब्रोकर और अंडर राइटर का डिफरेंस जानना है हमें अभी। बेटा मान लो मेरी कंपनी के पास 1 लाख शेयर हैं, वही एग्जाम्पल पुराना, और मैं 10 रुपए का एक शेयर बेचना चाहता हूं, यानी कि 10 लाख रुपए की मुझे जरूरत है बिजनेस शुरू करने के लिए। मैंने ए बी सी 3 पर्सन को बुलाया, मैंने तीनों को ब्रोकर अपॉइंट करा। मैंने कहा शेयर बता, ए कितने बेच देगा? ए ने कहा जी 30,000 शेयर आराम से बेच दूंगा। मैंने कहा ये पकड़ 30,000 जा बेच। बी ने कहा मैं भी 30,000 बेच दूंगा। मैंने कहा ये पकड़ 30,000 तू भी बेच। सी ने कहा मैं 40,000 बेचूंगा। मैंने 40,000 दिए। मैंने कहा बेच लो शेयर। ये ब्रोकर अपॉइंट हुए हैं। कहानी ढंग से सुनोगे तो डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। ए आया, कहता है 30 में से 29,000 बिक गए। मैंने कहा 29 के पैसे तो दे, और 1,000 जो शेयर तू नहीं बेच पाया वो भी दे दे, और 29,000 के ऊपर अपनी ब्रोकरेज पकड़ और चल। बी आया, कहता 28,000 ही बिके 30 में से। मैंने कहा 28 के पैसे, 2,000 जो शेयर तू नहीं बेच पाया वो दे दे, और 28 पे अपनी ब्रोकरेज ले ले। सी ने कहा 37 बेच पाया, 37,000। मैंने कहा 37,000 के पैसे, 3,000 शेयर जो तू नहीं बेच पाया वो, और 37 पे अपनी ब्रोकरेज ले ले। क्लियर बात? कहानी में ट्विस्ट है। एबीसी ने कहा हम अंडर राइटर अपॉइंट होना चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा ए बता कितने शेयर बेचेगा? कह रहा 30। मैंने कहा बी तू? कह रहा 30। सी ने कहा मैं 40,000 बेचूंगा। मैंने कहा लाओ एडवांस पैसे ले आओ। ब्रोकर से मांगे थे एडवांस। कहानी सुन रहे हो ना ढंग से? ए से 30,000 के पैसे ले लिए, बी से 30,000 शेयर के पैसे ले लिए, सी से 40,000 शेयर के पैसे एडवांस ले लिए। मैंने कहा आज ही ले जाओ कमीशन अपनी। ए को आज ही अंडर राइटिंग कमीशन दे दी, बी को भी कमीशन दे दी, सी को भी कमीशन दे दी आज ही। ए और बी और सी तीनों वापस आए। ए ने कहा 29 बिके, बी ने कहा 28 बिके, सी ने कहा 37 बिके। मैंने कहा मैं क्या करूं, मेरे पास तो एडवांस पैसे आए हुए हैं, खुद होल्ड करो, अपने पास रखो शेयर, मेरे पास तो पूरे पैसे आए हुए हैं। सर ज्यादा रिस्क कौन ले रहा है, ब्रोकर या अंडर राइटर? रिस्क ले रहा है, अपने पैसे लगा के एडवांस दे रहा है। भाई आपको पता नहीं बिकेंगे कि नहीं बिकेंगे, रिस्क ले रहा है। जिंदगी का प्रिंसिपल है, मोर द रिस्क मोर द गेन। जो जितना ज्यादा रिस्क लेगा वो उतना ज्यादा कमाएगा। तो बेटा अंडर राइटिंग कमीशन इज जस्ट डबल ऑफ द ब्रोकरेज। ब्रोकरेज 2.5% होती है, जितने के रुपए के शेयर बेचोगे 2.5% मिलेगा, लेकिन अंडर राइटिंग कमीशन 5% होती है, जस्ट डबल। समझ आई बात? ब्रोकर को जो रिटर्न में मिलता है उसे बोलते हैं ब्रोकरेज, अंडर राइटर को जो रिटर्न में मिलता है बोलते हैं अंडर राइटिंग कमीशन। काम का डिफरेंस बेटा, कंपनी को डर लग रहा है कि मेरे सारे शेयर नहीं बिक पाएंगे, ब्रोकर अपॉइंट करूं अंडर राइटर। क्यों? क्योंकि अंडर राइटर एडवांस पैसे दे देगा, नहीं बिक पाएंगे तो वो खुद होल्ड करेगा। जब भी कंपनी को डर लगता है कि बेटा वो पूरे शेयर नहीं बेच पाएगी, कभी ब्रोकर मत अपॉइंट करो, हमेशा अंडर राइटर ढूंढो जो आपके शेयर को अंडर राइट करेगा, जिसके लिए एडवांस पैसे देगा आपको। गॉट इट? चलो 2 बात तो समझ में आ गई जी, ब्रोकर होता है, अंडर राइटर होता है, अपॉइंट करना है आप, क्योंकि कंपनी शेयर डायरेक्टली नहीं बेचने वाली। ये बैंकर क्या चीज होती है? लो प्यारे बच्चों इसकी बात तो सुन लो, तभी तो रीड करने लायक बनेंगे हम। बैंकर्स क्या होते हैं भाई? लो सुनो बेटा, आपके स्कूल वाले आपसे नगद पैसे लेते हैं फीस के, या बैंक में जमा कराते हो? फटाफट बताओ। दोनों। ट्रांसपोर्टेशन तो नगद ही देते हो,
और वैसे वो फीस कैश भी दे सकते हो और बैंक में भी जमा करा सकते हो। कोई स्पेसिफिक बैंक है या किसी में भी चले जाते हो? स्पेसिफिक बैंक है। मानते हो बेटा आपका स्कूल एक छोटी सी एंटिटी है, एक शहर में ही तो सीमित है, उसका बैंकर अपॉइंट हो सकता है, तो कंपनी का नहीं हो सकता क्या? कंपनी का हो सकता है, तो बहुत बड़ी एंटिटी है यार, नेशन वाइड भी काम कर रही होती है कुछ कंपनियां, तो कर रही होती है कि नहीं कर रही होती। इसको बैंकर अपॉइंट करने की जरूरत क्या पड़ी? सर लॉ है एक इंडिया में, कंपनीज एक्ट 2013, वो बोलता है आप शेयर के पैसे नगद नहीं ले सकते। यानी कि कंपनी का कोई भी इंसान शेयर खरीदेगा, 1 रुपया भी कैश नहीं ले सकता। शेयर बिकेगा कैसे बेटा? हमेशा बैंक के थ्रू, और उसके लिए आपको कौन चाहिए बेटा? बैंकर चाहिए। तो कंपनी क्या करती है? बैंकर अपॉइंट करती है, और बेटा एक नहीं होता, 5-5, 7-7, 10-10 बैंक होते हैं, जिसमें मर्जी पैसे जमा करा दो, जिसमें मर्जी। कई बार अच्छी कंपनी के लिए 25-25 बैंक होते हैं, सारे बैंक इंडिया के होते हैं, जिसमें मर्जी पैसे जमा करा दो। समझ आई बात? एक स्कूल आपको चलो खैर आइडिया नहीं होगा, मैं बता देता हूं। मैं सीसीएस यूनिवर्सिटी में कभी पढ़ा करता था बीकॉम, मैंने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन वहीं से की है। एक स्कूल तो एक बैंक अपॉइंट करता है ना। अब यूनिवर्सिटी में सोचो कितने बच्चे होते हैं, आपका अंदाजा नहीं होगा बेटा। बीकॉम फर्स्ट ईयर, बीकॉम सेकंड ईयर, बीकॉम फाइनल ईयर, एमकॉम फर्स्ट ईयर, एमकॉम फाइनल ईयर, ऐसे ही बीएससी, ऐसे ही एमएससी, ऐसे ही बेटा बीए, ऐसे ही एमए, ऐसे ही एलएलबी, पता नहीं कितने तो कोर्स कराती है वो यूनिवर्सिटी। 50 लाख से ज़्यादा बच्चा पढ़ता है। अगर आप कह दो कि नहीं यही एक ब्रांच है, इसमें पैसे जमा करा लो, क्या हालत हो जाएगी उस ब्रांच की, पता है ना आपको। तो यूनिवर्सिटी पता है कितने बैंक अपॉइंट करती है? 8-10, 8 से 10 बैंक अपॉइंट करते हैं वो, वरना फीस कैसे जमा होगी भाई अगर एक ही बैंक कर दोगे। तो यूनिवर्सिटी भी का भी मैं इतना बड़ा लेवल नहीं समझता जितना कंपनी का समझता हूं। ये तो फिर बहुत बड़ी एंटिटी है, तो ये तो लगभग सारे बैंक अपॉइंट कर देती है कि जिसमें मर्जी करा दो पैसे जमा, बस पैसे जमा करा दो, क्योंकि नगद आप शेयर खरीद नहीं सकते, इसलिए हर कंपनी को बैंकर्स तो चाहिए ही चाहिए। अभी हम रीड करते हैं बेटा, और आज के लिए इतना ही रखेंगे। बाय बाय।